इस वीडियो में श्वसन के बारे में पढ़ा जाएगा कि मनुष्य में श्वसन के प्रकार के होते हैं या फिर न जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं या फिर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, किस प्रकार के श्वसन होता है, इस प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जिस खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो पोषण होता है, पोषण के अंदर का जो पाचन होता है, ठीक है, पोषण के बाद पाचन की प्रक्रिया होती है। पाचन के अंतर्गत जो निकलने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, भोज्य पदार्थ से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का उपयोग कोशिका करती है, ठीक है, कोशिका करती है। कोशिका इस ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करती है, ध्यान रखिएगा कि कोशिका जो ऊर्जा का उत्पादन करती है वह ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बिना ऑक्सीजन की कोशिका से ऊर्जा उत्पादित नहीं हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इसी ऑक्सीजन को पूर्ति के लिए श्वसन प्रक्रिया होती है, ठीक है। किस प्रकार होती है प्रक्रिया, यही हम समझाएंगे आपको इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कि कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में खंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रमुख नहीं होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो जीवधारी होते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करके, ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ने का कार्य करते हैं। कैसे टूटता है तो ध्यान रखिए, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। यह जब टूटता है तो टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस पानी का निर्माण होता है, ठीक है, प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह ग्लूकोज कब टूटता है, जब ऑक्सीजन के साथ श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का विखंडन होता है, ठीक है। यह कुछ जीव करते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसा भी करते हैं कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ग्लूकोज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इन सभी अवस्थाओं के पहला चरण ग्लूकोज 6 कार्बन अणु का 3 कार्बन वाले एक पाइरूवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है, जिसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया अभी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार से यह क्या होता है कि 6 परमाणु वाले कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार से पाइरूवेट में तोड़ा जाता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। यह प्रक्रम जो होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है। यह किसके द्वारा तोड़ा जाता है, यह ईस्ट द्वारा तोड़ा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया ईस्ट में जो होती है, ठीक है। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम अच्छी तरह से बताएंगे अगले वीडियो में। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु में विखंडित होता है। ध्यान रखिएगा, यह 3 कार्बन वाले, और जो ग्लूकोज क्या है 6 पर, जो ग्लूकोज है ना C6H12O6, जो यह 6 कार्बन वाला अणु है। जो पाइरूवेट होता है ना, पाइरूवेट यह 3 कार्बन वाला अणु होता है, 3 कार्बन वाला अणु होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है यहाँ पे 3 कार्बन ऑक्साइड के अणु देता है। यह उत्पादन जल से है, दूसरा उत्पादन जल से है। ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो बनती है वह जल के अणु के टूटने के बाद ही बनती है, ठीक है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि वायु की उपस्थिति में जो प्रक्रम होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। यह वायु की उपस्थिति में होता है। बिना वायु की उपस्थिति में क्या होता है, बिना वायु की उपस्थिति में होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें पाइरूवेट बनता है। यह प्रक्रिया बिना वायु की उपस्थिति में होता है। वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, ठीक है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन क्या होता है, जिस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है वह अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। अभी बताया जा रहा है कि जो वायवीय श्वसन में निकलने वाली ऊर्जा होती है वह अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक मात्रा में निकलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है कि पाइरूवेट के विखंडन के दूसरा पथ अपनाया जाता है। जब अधिक मात्रा में हम कार्य कर देते हैं, अधिक मात्रा में काम कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमें थकान अधिक महसूस होती है। उस कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की अभाव हो जाता है, मतलब कमी हो जाती है, तो उस समय पाइरूवेट जो अम्ल होता है वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस चीज़ का याद रखिएगा।
यह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। मतलब कोशिकाओं में जो थकान महसूस होती है या फिर हमें जो थकान महसूस होती है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। यह लैक्टिक अम्ल कैसे बनता है? पायरुवेट के कारण बनता है। पायरुवेट कैसे बनता है? जब ऑक्सीजन की कम मात्रा हो जाती है, ऑक्सीजन की कम मात्रा हो जाती है तो जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में बदल जाता है, और पायरुवेट बदलने से लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल बनने से थकान महसूस होती है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। क्रैम्प, ठीक है, क्रैम्प के कारण क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और आगे ये स्ट्रक्चर है, हमको हम अच्छी तरह से समझा रहे हैं। यहाँ से जो पैराग्राफ आप पढ़े हैं उसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर इसमें क्या है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले अणु है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु होता है, और यह जो श्वसन प्रक्रिया होती है खत्म होती है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। और कोशिका द्रव्य में कहाँ पर होती है? माइटोकांड्रिया में होती है, माइटोकांड्रिया में, ठीक है। और यह ग्लूकोज पायरुवेट में पहले बार टूटता है। पायरुवेट में टूटने के बाद क्या होता है कि 3 वायु के अणु बनते हैं और ऊर्जा बनती है। और यह 3 तरह की कंडीशन होती है। पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा ऑक्सीजन का अभाव, तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति। इन 3 प्रक्रियाओं में क्या होता है कि इन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से श्वसन प्रक्रिया खत्म होती है। सबसे पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है, कहाँ पर नहीं होती है? वह ईस्ट में नहीं होती है। ईस्ट में मतलब खमीर में ऑक्सीजन नहीं होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि इथेनॉल बनता है, ठीक है। इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस ऊर्जा बनती है। कहने का मतलब इथेनॉल एक तरह का एल्कोहल होता है, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनती है। यह कंडीशन आप समझने का प्रयास करिए कि जैसे शराब होता है, किण्वन किया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया में यही होता है कि किसी भी पदार्थ को सड़ाया जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि उससे बंद डिब्बों में सड़ाया जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्लूकोज टूट जाता है पायरुवेट में, और पायरुवेट अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाती है, ठीक है। और यहीं से इथेनॉल बनता है, ठीक है। इथेनॉल जो शराब का एक अल्कोहल का कार्य करता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है ऑक्सीजन का अभाव। यहाँ कंडीशन करने का मतलब, अभाव का मतलब ये है कि ऑक्सीजन तो पहले थी लेकिन अब नहीं है, मतलब कमी महसूस हो रही है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारी मांसपेशियों में होती है। जब हम अधिक मात्रा में कार्य करते हैं या जब तेज़ी से दौड़ देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का अभाव स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही अभाव स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में लैक्टिक अम्ल बनता है। हमने बताया था कि ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा निकलती है, ठीक है। इस तरह से हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनती है और इन्हीं की वजह से थकान महसूस होने लगती है, ठीक है। थकान महसूस होती है। तीसरी कंडीशन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ पर होती है? माइक्रोकांडिया में। माइक्रोकांडिया में यह ग्लूकोज का टूटना कब कंप्लीट होता है? जब ऑक्सीजन होती है। यह प्रक्रिया माइक्रोकांडिया में होती है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी का निर्माण होता है, साथ ही साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ होती है? ईस्ट में। ऑक्सीजन का अभाव कहाँ होता है? हमारी मांसपेशियों में। ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ होती है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है? वह माइक्रोकांडिया में मौजूद होता है। अभी यह भी बात बताया जाए कि जो श्वसन प्रक्रिया का जो लास्ट स्तर होता है वह माइक्रोकांडिया में ही खत्म होता है, ठीक है। इसी वजह से कोशिका का जो ऊर्जा निकलती है, श्वसन के द्वारा कोशिका से जो ऊर्जा निकलती है वो माइक्रोकांडिया से ही निकलती है। इसी वजह से माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि कोशिका श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा, मतलब निकलने वाली जो ऊर्जा होती है तत्काल में एटीपी नामक अणु में संश्लेषित रूप से हो जाती है। हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया से जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचयित कर लिया जाता है। एटीपी एडेनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित कर लिया जाता है, मतलब रख लिया जाता है, ठीक है। जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, मतलब यही एटीपी टूट करके एडीपी बनती है। एडीपी क्या होता है कि यह ऊर्जा के रूप में हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिकाओं के अंदर होने वाली अंतर्संवेदनशील क्रियाओं में परिचालित होती है। मतलब एंडोथर्मिक जो क्रियाएं होती हैं,
एटीपी से एडीपी बनता है। एडीपी जो होती है एंडोथर्मिक क्रियाओं के लिए प्रयुक्त होता है। आखिर एटीपी समझ लेते हैं कि एटीपी होती क्या है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम के लिए एटीपी एक ऊर्जा मुद्रा है। मतलब श्वसन के दौरान जो ऊर्जा बनती है उसी ऊर्जा की जो यूनिट होती है, उसी यूनिट को हम एटीपी कहते हैं। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा कार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनते हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, एडीपी प्लस फास्फेट जो अणु होता है उसके बाद बनता है एडीपी। ठीक है, एडीपी प्लस फास्फेट अम्ल का मतलब होता है एटीपी बन जाएगा। एडीपी मतलब जो ऊर्जा बनती है, इसी ऊर्जा के साथ अगर फास्फेट के अणु को अगर मिला दिया जाता है तो वह एटीपी बन जाती है। ठीक है, एडेनिन डाई फास्फेट, एडीपी का फुल फॉर्म एडेनो डाई फास्फेट। ठीक है, यही जो एटीपी होती है संचित ऊर्जा, ध्यान रखिएगा यह संचित ऊर्जा है। जो एडीपी होती है यह कार्यकृत ऊर्जा है। ठीक है, मतलब यह इंडोथर्मिक कार्य के लिए उपयोग होने वाली ऊर्जा है। यह उपयोग होने वाली ऊर्जा है और यह संचित ऊर्जा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि वायु श्वसन का पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। वायु श्वसन किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अतः वायु जीवों के लिए सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है कि नहीं। ठीक है, पौधों गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वह रंध्रों के द्वारा करते हैं। ये तो हमने बताया था, पहले ही बताया था। उसी प्रकार जो मनुष्य होते हैं वह अपने फेफड़ों के द्वारा, नासा छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अंतरकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में या कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान मिश्रण द्वारा होता है। यह प्रक्रिया जो होती है पेड़ पौधों में होती है। ठीक है, मनुष्यों में क्या होता है कि फेफड़े द्वारा ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, लेकिन पौधों में यह प्रक्रिया होती है कि रात्रि में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, दिन में क्या होता है कि जो छिद्र होते हैं, पत्तियों के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उसी छिद्र के माध्यम से यह ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, लेकिन रात्रि में क्या होता है, रात्रि की कंडीशन में वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और रात्रि के समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं मनुष्यों की तरह और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यह रात्रि के समय होता है। लेकिन दिन के समय ये होता है कि वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, यह चीज़ यहाँ पर होती है। मनुष्यों जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को छुटकारा पाने के विभिन्न प्रकार के अंग का विकसित हुआ है। अभी हमें बता दें कि पेड़ पौधों में पत्तियों द्वारा यह प्रक्रिया होती है, पत्तियों में स्थित छिद्रों द्वारा होता है। लेकिन जंतुओं में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन ली जाती है उसको बाद जो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के अंग का विकास हुआ है। असली जंतु वायुमंडली में ऑक्सीजन लेते हैं और जलीय जंतु जल से वायुमंडल ऑक्सीजन लेते हैं। मतलब स्थल पर रहने वाले वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और जंतु जो होते हैं जो जल में रहते हैं वह जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल से ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं। क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन का मात्रा वायु में ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, इसलिए जलीय जंतुओं के श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, मतलब कम होती है। कहने का मतलब ये है कि जो जल में रहते हैं उनकी जो श्वसन प्रक्रिया होती है थोड़ी कम होती है अपेक्षा स्थल पर रहने वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। असली जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यह तो आप जानते ही हैं। यह तो बेसिक जानकारी आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। चलिए हम इंपॉर्टेंट जानकारी की तरफ चलते हैं। तो जानकारी यहाँ से आपको स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वायु शरीर में नासा द्वारा अंदर जाती है, मतलब यहाँ से अंदर जा रही है। ठीक है, वायु नासा द्वारा यह जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित होती है। नाक के अंदर महीन महीन बाल होते हैं जिनके द्वारा वायु को निस्पंदित किया जाता है, मतलब छाना जाता है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल और दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती हैं। यह एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नाक में उपस्थित जो बाल होते हैं उनका क्या प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, उनका प्रमुख कार्य यही होता है कि जो धूल कण होती हैं, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको छानने का कार्य यह करता है। इस मार्ग में श्लेष्मा की एक परत होती है, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया था। इस मार्ग में एक श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रिया में सहायक करती है। यही जो जो नाक में अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है वह इस प्रक्रम को, अशुद्धियों को छानना, धूल को छानना आदि का कार्य करता है। यहाँ से वायु कंठ के द्वारा फुफ्फुस में पहुँच जाती है। फुफ्फुस का मतलब फेफड़े के अंतर्गत पहुँच जाती है। इस कंठ में उपस्थित में वलय उपस्थित होते हैं जो सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो पाए। ठीक है, अगर यहाँ देखिए यह श्वासद्वार है, यहाँ से होते हुए यह फुफ्फुस के अंतर्गत यह हमारी ऑक्सीजन पहुँच जाती है। ऑक्सीजन पहुँचने के बाद आगे की प्रक्रिया हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सबसे छोटी यूनिट इसको हम कुपिकाएँ कहते हैं। फेफड़े की एक सबसे छोटी यहाँ से एक यूनिट आपको बड़ा करके दिखाया जा रहा है जिसमें यह इसको कुपिकाएँ का नाम दिया जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं। देखिए, नासाद्वार के बाद मुख हुआ, यहाँ जो रखता है श्वास नली। इसके बाद यहाँ से दो डायफ्राम, एक भोजनालय के लिए जाता है और एक फेफड़े के लिए, हवा के लिए नली जाती है, जिसे श्वास नली का नाम देते हैं। उपास्थि वलय का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक उभरी हुई अस्थियाँ होती हैं जो फेफड़े को कवर करती हैं, ठीक है, वो उपास्थि है। फुफ्फुस का मतलब ये फेफड़े को बता रहा है। पसलियाँ आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो पसलियाँ। डायफ्राम का मतलब निचले वाला जो हिस्सा होता है, इस तरह से बना हुआ होता है, वह डायफ्राम कहलाता है, ठीक है। श्वासनिक ये जो छोटी छोटी नली होती है ना, छोटी छोटी नलियों को श्वासनिक कहते हैं, ठीक है। कुपिक कोश, ये जो हिस्सा होता है कुपिक कोश, यहाँ पे जो छोटे छोटे गोले वही है, कुपिकाएँ के नाम से जाना जाता है, इसी को कुपिकाएँ कहते हैं, ठीक है। इस तरह से यह फेफड़े का, हमारे श्वसन तंत्र का यह हिस्सा है। आगे चलते हैं, आगे जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो समझते हैं। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता था, मतलब छोटी से छोटी नलिकाओं की ओर विभाजित हो जाता है। पहले तो श्वास नली देखें कितने मोटी थे, इसके बाद छोटी छोटी कोशिकाओं के द्वारा बढ़ते यहाँ पर ये फुफ्फुस की तरह विभाजित हो जाती हैं, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अलंकृत हो जाता है, जिसे कोशिकाएं कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, कोशिकाएं किसे कहते हैं, ठीक है। यह एक यूनिट की तरह काम करता है फेफड़े में, ठीक है। कोशिकाएं एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। विनिमय का मतलब होता है ऑक्सीजन को सोखना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना, इस तरह का वो आदान प्रदान होता है। कोशिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का भी विस्तृत जाल होता है। रुधिर वाहिकाओं का मतलब ये होता है कि यही रुधिर वाहिकाएं ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके इसी कोशिकाओं में जमा करती हैं, ठीक है। जैसे हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं कि हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियाँ उभर जाती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। यह कारण वायु फुफ्फुस के अंदर जब चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर दिया जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो कुपिकाओं के अंदर, फुफ्फुस के अंदर विस्तृत रूप से ऑक्सीजन भर जाती है और डायफ्राम चिपक जाता है। चिपकने का मतलब ये होता है कि जो भी कुपिकाओं के अंदर, फुफ्फुस के अंदर जो भी एक्स्ट्रा गैसें होती हैं वह चूस ली जाती है, इकट्ठा कर ली जाती है बाहर निकालने के लिए। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं में छोड़ देने के लिए आता है। अभी हमने बताया है कि ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं के अंदर लेकर आता है, ठीक है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर जाती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखता है, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। मतलब जैसे हम सांस लेते हैं उसमें दो प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं, ऑक्सीजन को सोखना भी और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना भी। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं, ठीक है। इसके लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, कब, जब इसकी अवशिष्ट आयतन रखता है, तब उस कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता जाता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त हो जाता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु में श्वसन वक्र ऑक्सीजन लेकर तथा उन ऊतकों तक पहुंच जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन का कमी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, ऑक्सीजन को क्षमता भी बढ़ती जाती है और फेफड़े को कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। उसमें क्या होती है कि उस समय जो दक्षता होती है, दक्षता कम हो जाती है, ठीक है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, मतलब श्वसन वर्णक, यह भी एग्जाम पूछा गया है। कौन से एग्जाम में, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि जो वर्णक का मतलब होता है लाल रंग का जो वर्णक होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। यह हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आना, यह इसका कार्य होता है, मतलब एक वाहक की तरह काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। कहने का तात्पर्य जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, यह जल में अधिक विलेय होता है। तो जल में विलीन होने के कारण जो इनका जो घुलनीय अवस्था होती है वह रुधिर में किया जाता है। रुधिर ही क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में छोड़ने का काम करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया से क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाती है और बॉडी से ऑक्सीजन फेफड़े तक ला करके नासा छिद्र द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार यह श्वसन प्रक्रिया थी, ठीक है। धन्यवाद।